नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सैनी। वेलकम बैक टू डी आर ब्रदर क्लासेज। डी आर ब्रदर क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारी चर्चा राजस्थान कला संस्कृति पर चल रही थी और उनमें प्रमुख रासों पर हमारी चर्चा चल रही थी। लेकिन प्रमुख रासों से चर्चा करने से पहले दोस्तों, आज आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि उस थंबनेल पर एक प्रश्न लगा हुआ है, दमदार क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन लगा हुआ है। और आज वो क्वेश्चन है दोस्तों, बप्पा रावल पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण किसने किया था। दोस्तों क्या क्वेश्चन है, बप्पा रावल पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण किसने किया था। दोस्तों हमने नई शुरुआत ये की है कि हमारा जो टॉपिक वर्तमान में प्रेजेंट में चल रहा है उसकी तो चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको मैं जब सेशन अंत में समाप्त होगा उस समय में आपको एक सिलेक्टेड क्वेश्चन देके जाऊंगा, दमदार क्वेश्चन देके जाऊंगा, चाहे वो कला संस्कृति हो, चाहे भूगोल हो, चाहे हिस्ट्री हो, किसी का भी प्रश्न हो सकता है और वो आपके लिए परीक्षा उपयोगी बहुत ही रामबाण साबित होगा। दोस्तों थंबनेल पर प्रश्न लगा हुआ है कि बप्पा रावल पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण किसने किया था। सबसे पहले इस प्रश्न की चर्चा करेंगे और बाद में हमारे टॉपिक पर आएंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं कि बप्पा रावल पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण किसने किया था। दोस्तों बप्पा रावल पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण किया था इराक का शासक था। इराक का शासक का नाम था दोस्तों हज्जात ने क्या किया था, बप्पा रावल पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण किया था और 735 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों यहां हम लिख सकते हैं कि सबसे पहले विदेशी आक्रमण बप्पा रावल पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण किसने किया। सबसे पहले विदेशी आक्रमण दोस्तों किसने किया था, तो इराक का शासक था। दोस्तों कहां का शासक था, इराक का शासक था। और इराक का शासक ने 735 ईस्वी में, दोस्तों बप्पा रावल का काल आता है 734 से लेकर के 753 ईस्वी तक आता है, जबकि 735 ईस्वी में सबसे पहले विदेशी आक्रमण किसने किया था, इराक का शासक था जिसका नाम था दोस्तों हज्जात। क्या नाम था दोस्तों, हज्जात नाम था। इराक का शासक सबसे पहले विदेशी आक्रमण किस पर करता है दोस्तों, बप्पा रावल पर करता है। इराक का शासक हज्जात ना, और इनका जो शासन काल आता है दोस्तों 734 से लेकर के 753 ईस्वी तक आता है। पहला क्वेश्चन हो गया दोस्तों स्पष्टीकरण, मजा आया होगा दोस्तों। इराक का शासक 735 ईस्वी में हज्जात ने क्या किया था, सबसे पहले विदेशी आक्रमण किया था। अगर आपसे पूछ ले कि सेकंड आक्रमण किसने किया था सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले तो विदेशी आक्रमण इराक का शासक हज्जात ने कर लिया, लेकिन दूसरा आक्रमण किसने किया था दोस्तों, अरब का शासक था। और अरब का शासक का नाम था क्या था दोस्तों, जुनैद। और तीसरा आक्रमण किया था दोस्तों इराक का शासक का नाम था सलीम। लेकिन आपको दो ही ध्यान रखने हैं कि पहला सबसे पहले विदेशी आक्रमण किसने किया था दोस्तों, इराक का शासक था। इराक का शासक का क्या नाम था दोस्तों, हज्जात ने 735 ईस्वी में क्या किया था, आक्रमण किया था। बात करें इनके कार्यकाल की, 734 से लेकर के 753 ईस्वी तक इनका कार्यकाल आता है, जबकि दूसरा आक्रमण है दोस्तों अरब के शासक का क्या नाम था दोस्तों, जुनैद था। बात करें इनका जो मूल नाम था दोस्तों, मूल नाम क्या था दोस्तों, कालभोज था। क्या नाम था दोस्तों, कालभोज था। मूल नाम क्या था दोस्तों, कालभोज था। तो थंबनेल पर प्रश्न लगा हुआ है कि बप्पा रावल पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण किया था, तो उसका उत्तर होगा 735 ईस्वी में इराक का शासक था। इराक के शासक का नाम था दोस्तों हज्जात ने क्या किया था, बप्पा रावल पर सबसे पहले आक्रमण किया था। जबकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण अफगान का शासक था। अफगान का शासक का नाम था दोस्तों मामू, और इसकी जानकारी अब खुमान रासों से मिलती है। खुमान रासों को लिखने वाला कौन था, दलपत विजय। इसकी चर्चा हमने पिछली कक्षा में कर ली थी। जबकि दूसरा आक्रमण अरब का शासक था जुनैद, और इनका जो मूल नाम आता है कालभोज। इनके गुरु का नाम था हारित ऋषि। मेवाड़ के जो वास्तविक संस्थापक कहलाने वाले कौन है, कालभोज थे। इसकी हम चर्चा जब इतिहास में पढ़ेंगे, उसकी हम चर्चा जब विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये हो गया दोस्तों आज का प्रश्न था दोस्तों स्पष्टीकरण। अगर ऐसे ही प्रश्न आप ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारे डी आर ब्रदर क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और जरूर कीजिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं राजस्थानी साहित्य पर टॉपिक, और आज ही क्लास का जो हम सेशन समाप्त करेंगे उसका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा, दमदार क्वेश्चन होगा। उस क्वेश्चन का आंसर आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं अगली आने वाली क्लास में आपको विस्तृत व्याख्या सहित बताऊंगा। दोस्तों आपको ये जानकारी मिलकर दोस्तों कैसा लगा, वीडियो में कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों अब आते हैं हमारे टॉपिक पर। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थानी साहित्य, और राजस्थानी साहित्य में चल रहे थे प्राचीन साहित्य के कुछ प्रमुख रासो चल रहे थे। देखेगा उसी प्रकार एक रासो आता है जिसका नाम है दोस्तों सगत सिंह रासो। क्या आता है दोस्तों, सगत सिंह रासो। सगत सिंह रासो को कहा जाता है दोस्तों, सगत रासो भी कह सकते हो आप। कई बार परीक्षा में दोस्तों इसका लेखक रचयिता पूछ लिया गया है दोस्तों, आरपीएससी के पेपर में इसका रचयिता पूछ लिया गया है। अर्थात सगत सिंह रासो या सगत रासो का दोस्तों रचयिता कौन था, तो गिरधर आसिया। कौन था दोस्तों, गिरधर आसिया।
गिरधर आसिया क्या था दोस्तों, इसके रचयिता। बात करें इसमें क्या मिलता है, मेवाड़ के इतिहास के वर्णन की जानकारी मिलती है। मेवाड़ के इतिहास का वर्णन मिलता है। मेवाड़ के इतिहास का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। अब मेवाड़ में तो कई शासक आए, बप्पा राव गुहिलोत से लेकर के कई शासक आए, महाराजा गोपाल सिंह तक तो इसमें कई शासक आए, लेकिन किसका मुख्यतः अगर आपसे पूछ ले किसका मिलता है दोस्तों, तो इसमें मुख्यतः मिलता है महाराणा प्रताप के छोटे भाई का नाम क्या था दोस्तों, शक्ति सिंह था। महाराणा प्रताप के छोटे भाई, महाराणा प्रताप के छोटे भाई का क्या नाम था दोस्तों, शक्ति सिंह था। शक्ति सिंह की वीरता का उल्लेख मिलता है दोस्तों, शक्ति सिंह की वीरता का उल्लेख मिलता है। एवं महाराजा राज सिंह का इतिहास वर्णन मिलता है। महाराजा राज सिंह का इतिहास वर्णन मिलता है। दोस्तों कई बार परीक्षा में महाराजा राज सिंह का काल पूछ लिया गया है, तो 1652 से लेकर के 1680 तक इनका काल था दोस्तों, महाराजा राज सिंह का काल था। जबकि महाराणा प्रताप का 1572 से लेकर के 1597 तक इनका काल था, महाराणा प्रताप का काल था। जो महाराणा प्रताप के छोटे भाई थे दोस्तों शक्ति सिंह, और महाराजा राज सिंह का इतिहास क्या मिलता है, वर्णित इतिहास वर्णन मिलता है। इतिहास का महाराजा राज सिंह के इतिहास का, महाराजा राज सिंह के यहां दोस्तों आप कीजिएगा के इतिहास का वर्णन मिलता है दोस्तों, इतिहास का वर्णन मिलता है दोस्तों। और अगर आपसे पूछ ले इसमें 943 छंदों का, इसमें कुल छंद कितने हैं दोस्तों, 943 छंदों का यह महत्वपूर्ण काव्य है। अगर आपसे पूछ ले कितने छंद है दोस्तों, 943 छंद है। इसी यानी कि अब बात करें ये सगत रासो, लिखने वाला कौन था दोस्तों, रचयिता ध्यान रखना है, लिखने वाला कौन था दोस्तों, गिरधर आसिया। इसमें क्या मिलता है, मेवाड़ के इतिहास अर्थात महाराणा प्रताप के छोटे भाई। और महाराणा प्रताप का जो काल आता है 1572 से लेकर के 1597 ईस्वी तक किनका काल आता है दोस्तों, महाराणा प्रताप का काल आता है। और इनके छोटे भाई यानी कि जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, दो डेट आती है 18 जून 1576 और एक आती है 21 जून 1576। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो महाराणा प्रताप अर्थात महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। अकबर की तरफ से लड़ने वाला था मान सिंह, और महाराणा प्रताप के छोटे भाई का नाम था शक्ति सिंह। जो शक्ति सिंह थे जो महाराणा प्रताप के विपक्ष में लड़ रहे थे। लेकिन जब महाराणा प्रताप पर मुगलों का आक्रमण हुआ, अर्थात उस युद्ध में ऐसा कुछ पल आया कि मुगल है जो महाराणा प्रताप के पीछे भागने लगे, तब छोटे भाई शक्ति सिंह जो बचाने के लिए महाराणा प्रताप को आते हैं। और महाराणा प्रताप और छोटे भाई शक्ति सिंह, जिनके शक्ति सिंह नाम था, वो दोनों है जो मुगलों को क्या करते हैं, परास्त करते हैं। अर्थात महाराणा प्रताप और जो शक्ति सिंह की मुलाकात हुई थी दोस्तों, सबसे पहले हुई थी बलीचा गांव में। कहां पर हुई थी दोस्तों, बलीचा गांव। और बलीचा गांव कहां पड़ता है, राजसमंद में पड़ता है। महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह की पहली मुलाकात कहां हुई थी दोस्तों, बलीचा गांव कहां पड़ता है, राजसमंद में पड़ता है। और यही महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था क्या दोस्तों, चेतक। और चेतक की क्या बनी हुई है दोस्तों, समाधि बनी हुई है। इसमें अगर टोटल छंद पूछ ले दोस्तों कितने हैं, कुल छंद कितने हैं, 943 है। अगली बात करते हैं, एक रासो और आता है जिसका नाम है दोस्तों रतन रासो। क्या आता है दोस्तों, रतन रासो। बात कर ले इसको लिखने वाले कौन थे दोस्तों, कुंभकर्ण। लिखने वाले कौन थे दोस्तों, कुंभकर्ण थे। और इसमें क्या मिलता है दोस्तों, इसमें जानकारी मिलती है कि जो जालोर और जोधपुर के राठौड़ थे, जोधपुर व जालोर के राठौड़ों की जानकारी मिलती है। जोधपुर व जालोर के राठौड़ों की जानकारी मिलती है। जालोर के राठौड़ों की क्या मिलती है दोस्तों, जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है दोस्तों। यानी रतन रासो लिखने वाला कौन था दोस्तों, कुंभकर्ण था। और इसमें जोधपुर व जालोर के राठौड़ों की क्या मिलती है दोस्तों क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। जितनी देर में आप दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हमने दो रासो पढ़े दोस्तों, एक रासो था सगत सिंह रासो जिसको लिखने वाला कौन था, गिरधर आसिया। और एक रासो है दोस्तों रतन रासो जिसको लिखने वाला कौन था दोस्तों, कुंभकर्ण। एक रासो और आ जाता है जिसका नाम है दोस्तों राठौड़ रासो। राठौड़ रासो या इसी को कहा जाता है दोस्तों राठौड़ काव्य। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, राठौड़ काव्य। लिखने वाला कौन था दोस्तों, चंडीदान राठौड़। लिखने वाला कौन था दोस्तों, चंडीदान राठौड़। बात करें इसमें क्या मिलता है कि राठौड़ रासो या राठौड़ काव्य को लिखने वाला कौन था, चंडीदान राठौड़। और चंडीदान राठौड़ में क्या मिलता है, जो चंडीदान राठौड़ है, जो राठौड़ों की जो उत्पत्ति है, अर्थात जो चंडीदान राठौड़ है वो इस ग्रंथ राठौड़ रासो या राठौड़ काव्य में क्या बताता है कि जो राठौड़ों की उत्पत्ति है, जो चंद्रमा के
जो भगवान शिव के शीश पर स्थित चंद्रमा से क्या बताया गया है, राठौड़ों की उत्पत्ति बताया गया है। लेकिन कई इतिहासकार यह कहते हैं कि कन्नौज का शासक था जयचंद गढ़वाल और जयचंद गढ़वाल का पौत्र था, अर्थात पुत्र नहीं दोस्तों, पौत्र था जिसका नाम था राव सिया के वंशज बताते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि दक्षिण भारत की एक जाति थी जिसका नाम था राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूट के वंशज कौन बताते हैं दोस्तों, राठौड़ बताते हैं। मैंने आपको 3 फैक्ट बताए, एक बताते हैं कि रावसिया के वंशज, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राष्ट्रकूट के वंशज, और जबकि चंडीदान राठौड़ ने कौन सा ग्रंथ लिखा, राठौड़ रासो लिखा या राठौड़ काव्य लिखा, इसमें क्या मिलती है दोस्तों, इसके अनुसार राठौड़ों की उत्पत्ति भगवान शिव के शीश पर स्थित, भगवान शिव के शीश पर स्थित चंद्रमा से मानते हैं दोस्तों। किससे मानते हैं, चंद्रमा से मानते हैं दोस्तों। राठौड़ रासो, राठौड़ काव्य इसी को कहते हैं। चंडीदान राठौड़ लिखने वाला था, इसके अनुसार राठौड़ों की उत्पत्ति है जो भगवान शिव के शीश पर स्थित मानते हैं। जबकि कुछ लोग हैं दोस्तों, जो कन्नौज का शासक आता है जयचंद गढ़वाल, क्या आता है दोस्तों, जयचंद गढ़वाल, और जयचंद गढ़वाल का पौत्र था दोस्तों, पौत्र का नाम क्या था दोस्तों, रावसिया, और रावसिया ने क्या की थी, 1240 ईस्वी में राठौड़ वंश की स्थापना की थी, और कुछ इतिहासकार रावसिया के वंशज मानते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि एक दक्षिण भारत की जाति है जिसका नाम है दोस्तों राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूट के वंशज किसे मानते हैं, राठौड़ों को मानते हैं। ये 2 बात है ये, लेकिन जो चंडीदान राठौड़ है जो क्या कहता है, इन दोनों बातों को गलत ठहरा के क्या कहता है कि नहीं, इनकी उत्पत्ति न तो जयचंद गढ़वाल से हुई है न राष्ट्रकूट से हुई है। ये कहता है कि जो राठौड़ की उत्पत्ति है जो भगवान शिव के स्थित शीश पर स्थित है, वो चंद्रमा से क्या बताया गया है, राठौड़ों की उत्पत्ति बताया गया है। बात करें इसमें क्या मिलता है दोस्तों, ये राव सिया से लेकर के दोस्तों, राव सिया से लेकर के और महाराजा जसवंत सिंह प्रथम तक, महाराजा जसवंत सिंह और महाराजा जसवंत सिंह का काल आता है दोस्तों 1638 से लेकर के 1678 ईस्वी तक। 1638 से लेकर के 1678 ईस्वी तक किनका काल आता है, महाराजा जसवंत सिंह, अर्थात 1240 से लेकर के 1678 ईस्वी तक। जो इसका जो इतिहास वर्णन मिलता है दोस्तों, किस काव्य या किस ग्रंथ में मिलता है, राठौड़ रासो, जिसको लिखने वाला कौन था दोस्तों, चंडीदान राठौड़। ये थी दोस्तों राठौड़ रासो के बारे में जानकारी थी। राठौड़ रासो को दोस्तों लिखने वाला कौन था दोस्तों, चंडीदान राठौड़ था। इसके अनुसार राठौड़ों की उत्पत्ति भगवान शिव के शीश पर स्थित चंद्रमा से बताया गया है, और इसमें रावसिया से लेकर के महाराजा जसवंत सिंह तक, अर्थात 1240 से लेकर के 1678 तक इसमें इतिहास क्या बताया गया है दोस्तों, वर्णित बताया गया है। अगली बात करें दोस्तों, इसमें एक जानकारी और मिलती है कि महाराजा जसवंत सिंह की रानी थी, महाराजा जसवंत सिंह, यानी कि महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की एक रानी थी जिसका नाम था महामाया। जसवंत सिंह की एक रानी थी, रानी तो कई थी लेकिन उनमें एक रानी का नाम है दोस्तों महामाया, और महामाया का क्या मिलता है, इतिहास वर्णन भी मिलता है दोस्तों, इतिहास वर्णन भी मिलता है। हमने अभी तक क्या पढ़ा है दोस्तों, एक पढ़ा है बप्पा रावल पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण किसने किया था, इराक का शासक था हज्जाज। 735 ईस्वी में इराक का शासक हज्जाज ने बप्पा रावल पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण किया। जबकि दूसरा आक्रमण अरब का शासक जिसका नाम था जुनैद ने क्या किया था, दूसरा आक्रमण किया था। फिर बात करें सगत सिंह रासो को लिखने वाला कौन था दोस्तों, गिरधर आसिया, और गिरधर आसिया है जो मेवाड़ के इतिहास महाराणा प्रताप के छोटे भाई आते शक्ति सिंह का वर्णन देता है। और यही जो ग्रंथ है गिरधर आसिया है जो अपने ग्रंथ सगत सिंह रासो या सगत रासो भी कहते हैं इसे, और जो महाराजा राज सिंह का काल आता है 1652 से लेकर के 1680 तक इनका क्या मिलता है, इतिहास वर्णित मिलता है। बात करें इसमें टोटल कितने छंद है, 943 छंद है। और दूसरा रासो आता है रतन रासो को लिखने वाला कौन था दोस्तों, कुंभकर्ण। और इसमें जोधपुर व जालोर के राठौड़ों की क्या मिलती है दोस्तों, इसमें जानकारी मिलती है। राठौड़ रासो या राठौड़ काव्य को लिखने वाला कौन था दोस्तों, चंडीदान राठौड़। ये चंडीदान राठौड़ अपने ग्रंथ राठौड़ रासो या राठौड़ काव्य में क्या कहता है, जो राठौड़ों की उत्पत्ति हुई है दोस्तों, वो भगवान शिव के शीश पर स्थित चंद्रमा से बताया गया है। जबकि कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जयचंद गढ़वाल जो कन्नौज का शासक था उसका पुत्र था दोस्तों राव सिया, और राव सिया के वंशज माने जाते हैं। लेकिन कई इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जो दक्षिण भारत की एक जाति थी राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूट के वंशज कौन माने जाते हैं, राठौड़ माने जाते हैं। दोस्तों इसमें राव सिया से लेकर के जसवंत सिंह तक 1638 से लेकर के 78 तक जसवंत सिंह का काल था। इसके मध्य
जो 1240 से लेकर के 1240 से लेकर के 1678 तक का इतिहास वर्णित मिलता है। महाराजा जसवंत सिंह की एक पत्नी थी जिसका नाम था महामाया, और महामाया का इतिहास वर्णित मिलता है। दोस्तों आप जितनी देर में स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये क्या की जानकारी थी दोस्तों। अब बात करते हैं कुछ प्राचीन साहित्य की, कुछ ग्रंथ आते हैं जिसके बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों मैंने जितना पढ़ा है वो आपको एकदम समझ में आया होगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि रासो तो दोस्तों हमारे पूरे हो गए। अब बात करते हैं कुछ प्राचीन साहित्यों की ग्रंथ आते हैं, उनमें प्रमुख लेते हैं दोस्तों अचलदास खींचीरी वचनी का। कौन सा ग्रंथ लेते हैं दोस्तों? अचलदास खींचीरी वचनी का। देखिएगा दोस्तों अगला ग्रंथ अचलदास खींचीरी वचनी का। अगला कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? अचलदास खींचीरी वचनी का। लिखने वाला कौन था दोस्तों? शिवदास गार्डन था। लिखने वाला कौन था दोस्तों? शिवदास गार्डन। और ये एक चारण कवि था। देखिएगा दोस्तों अचलदास खींचीरी वचनी का यह लिखने वाला कौन था दोस्तों? शिवदास गार्डन था। यह वचनी का शैली की सबसे सशक्त रचना मानी जाती है। और जो ये चारण कवि है तो लिखा जाएगा तर्क, इसने कोई कृति लिखी तो वो क्या मानी जाएगी? चारण साहित्य में मानी जाएगी। और चारण साहित्य है जो अधिकांश पद्य शैली में लिखे गए हैं, जबकि यह गद्य शैली में लिखी हुई है। अधिकांश का मतलब 90% है जो चारण साहित्य पद्य शैली में लिखे गए हैं, जबकि कुछ 10% है जो पद्य से जो है गद्य शैली में भी लिखे हुए हैं। तो ये गद्य शैली में चारण साहित्य की सबसे प्रथम रचना कौन सी है दोस्तों? अचलदास खींचीरी वचनी का है, जिसमें इसकी हम चर्चा दोस्तों पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। अब बात करते हैं इसमें जानकारी क्या मिलती है। अचलदास खींचीरी वचनी का में क्या जानकारी मिलती है? एक गागरोन का शासक था दोस्तों। गागरोन कहाँ पड़ता है दोस्तों? झालावाड़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गागरोन झालावाड़ में। और गागरोन का शासक था दोस्तों अचलदास खींची। खींची वंश का शासक था अचलदास खींची। अचलदास खींची जो कहां का शासक था दोस्तों? गागरोन का। और एक मांडू का सुल्तान है दोस्तों, मांडू का सुल्तान है जिसका नाम है होशंग शाह। मांडू का सुल्तान का क्या नाम है दोस्तों? होशंग शाह। और इन दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ था, वो हुआ था दोस्तों 1423 ईस्वी में। इन दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ था, 1423 के युद्ध का वर्णन है दोस्तों। 1423 के युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है दोस्तों? अर्थात अचलदास खींचीरी वचनी का है, जिसको लिखने वाला कौन था दोस्तों? शिवदास गार्डन था। और ये गागरोन के शासक अचलदास खींची और मांडू के सुल्तान होशंग शाह के मध्य 1423 में हुए युद्ध का वर्णन कौन सा ग्रंथ देता है दोस्तों? अचलदास खींची देता है। यहां हम एक जानकारी और लिख सकते हैं कि शिवदास गार्डन ने दोस्तों शिवदास गार्डन ने इस युद्ध का सजीव वर्णन किया है। सजीव वर्णन का मतलब क्या होता है दोस्तों? आंखों देखा हाल, यानी कि वहां पर क्या हुआ। अब आंखों देखा हाल कब होगा दोस्तों? जब शिवदास गार्डन इस युद्ध में खुद उपस्थित हो गया। हाँ दोस्तों, ये शिवदास गार्डन है जो 1423 में हुए युद्ध मांडू के सुल्तान होशंग शाह और गागरोन के शासक अचलदास खींची के मध्य हुए युद्ध का जो आंखों देखा हाल है, जो वहां पर स्वयं कौन उपस्थित थे दोस्तों? शिवदास गार्डन थे। इसको हम ये लिख सकते हैं शिवदास गार्डन ने इस युद्ध का सजीव वर्णन कौन से ग्रंथ में किया है दोस्तों? अचलदास खींचीरी वचनिका में किया है। अब बात करते हैं, एक अगला ग्रंथ आता है जिसका नाम है ढोला मारूरा दोहा। लिखने वाला कौन था दोस्तों? कवि कल्लोल था। यह भी परीक्षा में पूछ लिया गया है दोस्तों। कवि कल्लोल यानी कि ढोला मारूरा दोहा, जिसको लिखने वाला कौन था दोस्तों? कवि कल्लोल था। बात करें इसकी जानकारी क्या मिलती है? यह डिंगल साहित्य का प्रथम काव्य ग्रंथ माना जाता है। डिंगल साहित्य का प्रथम काव्य ग्रंथ माना जाता है।
कौन सा दोस्तों, जो कवि ढोला मारूरा दोहा है जिसको लिखने वाला कौन था दोस्तों, कवि कल्लोल था। और ये डिंगल साहित्य, डिंगल साहित्य हमने चर्चा कर ली है कि साहित्य के दो रूप होते हैं, एक होता है पिंगल और एक होता है डिंगल। डिंगल है जो मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप कहलाता है, जबकि पिंगल है जो ढूंढाड़ी व ब्रज भाषा का साहित्यिक रूप कहलाता है। डिंगल भाषा, जो डिंगल साहित्य है, डिंगल भाषा का कह दो, डिंगल साहित्य का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है दोस्तों, ढोला मारूरा दोहा। इसमें डोला व मारू की, डोला व मारू की प्रेम कथा का वर्णन है, मारू की प्रेम कथा का वर्णन है दोस्तों। बात करें इसमें ढोला व मारू की प्रेम कथा का वर्णन है, और जो ढोला व मारू की प्रेम कथा हुई और इनका विवाह भी हुआ जब ढोला की आयु थी दोस्तों 3 वर्ष और जो मारू की आयु थी दोस्तों 1.5 वर्ष अर्थात 1.5 वर्ष भी कह सकते हैं। कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया है ढोला की आयु कितनी थी दोस्तों, 3 वर्ष थी, और मारू की आयु कितनी थी, 1.5 वर्ष अर्थात 1.5 या 1/1/2 वर्ष इनकी किसकी आयु थी दोस्तों, मारू थी। बात करें ढोला कहां का शासक था, नरवर का शासक था। ढोला कहां का शासक था, नरवर का शासक था, जबकि मारू या इसी को कहा जाता है मरवणी या मारवाणी, इसी को क्या कहा जाता है, मरवणी। और ये पिंगल जो दोस्तों ये पिंगल की क्या थी, बेटी थी, पिंगल की क्या थी, ये बेटी थी, यानी पुगल के राजा का नाम था दोस्तों पिंगल और पिंगल की बेटी का क्या नाम था दोस्तों, मारू। और ढोला कहां का शासक था, नरवर का क्या था, शासक था। इनकी प्रेम कथा का वर्णन है जो कौन सा ग्रंथ देता है, ढोला मारूरा दोहा। लिखने वाला कौन था दोस्तों, कवि कल्लोल था। जब ढोला व मारू की विवाह हुआ तो ढोला की आयु थी दोस्तों 3 वर्ष और मारू की आयु थी कितनी, 1.5 वर्ष। अब बात करते हैं, इसमें एक जानकारी और मिलती है, यह भविष्य की गाथाओं का वर्णन करता है। जो कवि कल्लोल है इस ग्रंथ में क्या बताया गया है कि भविष्य की गाथाओं का वर्णन करता है। भविष्य की गाथाओं का क्या है दोस्तों, इसका मतलब भविष्य, इस लाइन का मतलब क्या है दोस्तों, भविष्य की गाथाओं का वर्णन करता है। यानी कि जो युवक युवतियां होती है जो किशोरावस्था में अपने जीवन कैसे यापन करती है, युवा अवस्था में अपना जीवन यापन कैसे करती है और प्रौढ़ अवस्था में अपना जीवन यापन करती है, उसका जो वर्णन बताया गया, जो ढोला मारूरा दोहा में बताया गया, लिखने वाला कवि कल्लोल था। इसमें यह ग्रंथ है जो भविष्य की गाथाओं का वर्णन करता है। ये डिंगल साहित्य का प्रथम काव्य ग्रंथ माना जाता है। ढोला की जो आयु थी दोस्तों 3 वर्ष थी और मारू की आयु थी दोस्तों 1.5 वर्ष, और ये पिंगल की बेटी थी। ढोला कहां का शासक था दोस्तों, नरवर का शासक था। अब बात करते हैं, एक ग्रंथ और आता है जिसका नाम है दोस्तों शिशुपाल वध। शिशुपाल वध, शिशुपाल वध को दोस्तों रचने वाला कौन था, महाकवि माघ, महाकवि माघ। बात करें महाकवि माघ का जन्म कहां पर हुआ था दोस्तों, भीनमाल। भीनमाल का दोस्तों प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, श्रीमाल था। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था, श्रीमाल था। और महाकवि माघ ने कौन सी रचना की दोस्तों, शिशुपाल वध की रचना की। आरपीएससी के पेपरों में भी पूछ लिया गया है दोस्तों, और अभी जो बीएसटीसी की एग्जाम हुई थी 2020 में, उसी में भी ये शिशुपाल वध के रचयिता पूछ लिया गया है, महाकवि माघ। बात करें महाकवि माघ को क्या कहा जाता है दोस्तों, राजस्थान का कालिदास कहा जाता है, राजस्थान का कालिदास कहा जाता है। देखिएगा दोस्तों, अभी एक मैंने ग्रंथ लिखा है शिशुपाल वध। शिशुपाल वध की रचना करने वाले कौन थे दोस्तों, महाकवि माघ। महाकवि माघ का जन्म भीनमाल में हुआ, और भीनमाल को क्या कहा जाता था, प्राचीन समय में श्रीमाल कहा जाता था। और महाकवि माघ को राजस्थान का कालिदास और राजस्थान का वाल्मीकि भी कहा जाता था। आगे हम चर्चा करें महाकवि माघ के बारे में ही दोस्तों। देखिएगा, महाकवि माघ को राजस्थान का कालिदास कहा जाता है। यहां मैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी लिख रहा हूं दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का कालिदास किसे कहा जाता है, राजस्थान का कालिदास किसे कहा जाता है दोस्तों, महाकवि माघ को कहा जाता है। इन्हीं को कहा जाता है दोस्तों राजस्थान का वाल्मीकि। इन्हीं को क्या कहा जाता है दोस्तों, राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। अगर अब आपसे पूछ ले कि मरुधरा का कालिदास किन्हें कहा जाता है, मरुधरा का दोस्तों कालिदास कहा जाता है चंद्र सिंह बिरकाली को। चंद्र सिंह बिरकाली का जन्म हनुमानगढ़ की नौर तहसील में बिरकाली गांव में हुआ था, और इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना आती है बादली, लूट, ढब्बर, कालजेरी कोर इनकी प्रमुख रचना आती है। बात करें अब आपसे पूछ ले कि आधुनिक राजस्थान का वाल्मीकि, आधुनिक राजस्थान का वाल्मीकि या कलयुग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है दोस्तों, कलयुग का
वाल्मीकि किसे कहा जाता है दोस्तों? तो हरि सिंह सांकला को कहा जाता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? हरि सिंह सांकला को कहा जाता है। हरि सिंह सांकला ने दोस्तों निरंजनी संप्रदाय चलाया था, और निरंजनी संप्रदाय की दोस्तों प्रमुख पीठ पूछ ले तो कहां है? गाडा। और गाडा कहां पड़ता है दोस्तों? डीडवाना। डीडवाना कहां पड़ता है दोस्तों? जिला नागौर में पड़ता है। जबकि दोस्तों हरि सिंह सांकला का जन्म कहां पर हुआ था दोस्तों? काबड़ोदिस्तान। काबड़ोदिस्तान कहां पड़ता है दोस्तों? नागौर में पड़ता है। देखिएगा दोस्तों एक बार फिर से, मैंने यहाँ एक ग्रंथ लिखा है शिशुपाल वध। शिशुपाल वध की रचयिता महाकवि माघ ने की थी। महाकवि माघ का जन्म भीनमाल में होता है। भीनमाल का प्राचीन नाम था श्रीमाल, और महाकवि माघ को कहा जाता है राजस्थान का कालिदास, राजस्थान का वाल्मीकि। जबकि अगर आपसे पूछ ले कि मरुधरा का कालिदास किसे कहा जाता है? चंद्र सिंह बिरकाली को कहा जाता है। चंद्र सिंह बिरकाली का जन्म हनुमानगढ़ की नौर तहसील के बिरकाली गांव में हुआ था। और आधुनिक राजस्थान का वाल्मीकि, या आपसे पूछ ले कलयुग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? वो थे हरि सिंह सांकला। और हरि सिंह सांकला ने दोस्तों एक संप्रदाय चलाया था, निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ पूछ ले तो कौन से स्थान पर है दोस्तों? गाडा। गाडा स्थान पड़ता है डीडवाना, जिला नागौर। जबकि इनका जन्म कापड़ोद नामक स्थान पर क्या हुआ था? कापड़ोद कहां पड़ता है? नागौर में पड़ता है। इनका जन्म कापड़ोद में हुआ था। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आगे के बारे में। अगला ग्रंथ आता है दोस्तों, उसका नाम है ब्रह्म स्फुट, जो भी भीनमाल से बिलोंग करते थे, कवि ब्रह्मगुप्त। देखिएगा दोस्तों, चंद्र सिंह बिरकाली का जन्म हनुमानगढ़ की नौर तहसील में बिरकाली गांव में हुआ था। और इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना आती है बादली, लूट, ढपर, कालजरी कौर इनकी प्रमुख रचना आती है। बात करें अब आपसे पूछ ले कि आधुनिक राजस्थान का वाल्मीकि या कलयुग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है दोस्तों? कलयुग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है दोस्तों? तो हरि सिंह सांकला को कहा जाता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? हरि सिंह सांकला को कहा जाता है। हरि सिंह सांकला ने दोस्तों निरंजनी संप्रदाय चलाया था, और निरंजनी संप्रदाय की दोस्तों प्रमुख पीठ पूछ ले तो कहां है? गाडा। और गाडा कहां पड़ता है दोस्तों? डीडवाना। डीडवाना कहां पड़ता है दोस्तों? जिला नागौर में पड़ता है। जबकि दोस्तों हरि सिंह सांकला का जन्म कहां पर हुआ था दोस्तों? काबड़ोदिस्तान। काबड़ोदिस्तान कहां पड़ता है दोस्तों? नागौर में पड़ता है। देखिएगा दोस्तों एक बार फिर से, मैंने यहाँ एक ग्रंथ लिखा है शिशुपाल वध। शिशुपाल वध की रचयिता महाकवि माघ ने की थी। महाकवि माघ का जन्म भीनमाल में होता है। भीनमाल का प्राचीन नाम था श्रीमाल, और महाकवि माघ को कहा जाता है राजस्थान का कालिदास, राजस्थान का वाल्मीकि। जबकि अगर आपसे पूछ ले कि मरुधरा का कालिदास किसे कहा जाता है? चंद्र सिंह बिरकाली को कहा जाता है। चंद्र सिंह बिरकाली का जन्म हनुमानगढ़ की नौर तहसील के बिरकाली गांव में हुआ था। और आधुनिक राजस्थान का वाल्मीकि, या आपसे पूछ ले कलयुग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? वो थे हरि सिंह सांकला। और हरि सिंह सांकला ने दोस्तों एक संप्रदाय चलाया था, निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ पूछ ले तो कौन से स्थान पर है दोस्तों? गाडा। गाडा स्थान पड़ता है डीडवाना, जिला नागौर। जबकि इनका जन्म कापड़ोद नामक स्थान पर क्या हुआ था? कापड़ोद कहां पड़ता है? नागौर में पड़ता है। इनका जन्म कापड़ोद में हुआ था। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आगे के बारे में। अगला ग्रंथ आता है दोस्तों, उसका नाम है ब्रह्म स्फुट, जो भी भीनमाल से बिलोंग करते थे, कवि ब्रह्मगुप्त। देखिएगा दोस्तों, अगला ग्रंथ आता है जिसका नाम है ब्रह्मगुप्त स्फुट, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। उस ग्रंथ का नाम क्या है दोस्तों? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। लिखने वाला कौन था दोस्तों? ब्रह्मगुप्त था। लिखने वाला कौन था दोस्तों? ब्रह्मगुप्त। और ब्रह्मगुप्त का जन्म हुआ था दोस्तों कहां पर हुआ था? भीनमाल। भीनमाल कहां पड़ता है? जालोर। भीनमाल कहां पड़ता है दोस्तों? जालोर में पड़ता है। और भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? अभी मैंने बताया, श्रीमाल था। बात करें इनके पिता का क्या नाम था दोस्तों? जिष्णु। क्या नाम था दोस्तों? जिष्णु नाम था।
और ये प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री एवं अंक शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। खगोल शास्त्री एवं अंक शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। अंक शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे दोस्तों। कौन दोस्तों? ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त का जन्म दोस्तों भीनमाल में होता है। भीनमाल को क्या कहा जाता है? सिरमाल कहा जाता है। जबकि इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? जिष्णु था। और ये प्रसिद्ध खगोल शास्त्री व अंक शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। और ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की किसने रचना की थी दोस्तों? ब्रह्मगुप्त ने की थी। आगे इसी प्रकार एक ग्रंथ आता है दोस्तों जिसका नाम है नेमिनाथ बारहमासा। नेमिनाथ बारहमासा। नेमिनाथ बारहमासा को लिखने वाला कौन था दोस्तों? कवि पालन था। लिखने वाला कौन था दोस्तों? कवि पालन था। इसमें जो क्या, ये राजस्थान का प्रथम बारहमासा ग्रंथ है। प्रथम बारहमासा ग्रंथ है। बात करें इसकी भाषा, अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कौन सी भाषा है? मारू गुज्जर भाषा। कौन सी है दोस्तों? मारू गुज्जर भाषा। कौन सी है दोस्तों? मारू गुज्जर है। और इसमें जो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे दोस्तों, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर का क्या नाम था? भगवान नेमिनाथ का क्या मिलता है दोस्तों? वर्णन मिलता है। ऐसा कौन सा ग्रंथ है? नेमिनाथ बारहमासा। यहाँ बारहमासा शब्द आया है। बारहमासा का मतलब होता है कि जो 12 महीनों का क्या देता है? उसका वर्णन देता है। यानी कि प्रकृति है जो 12 महीनों में अपने क्या क्या रंग बदलती है, क्या क्या रंग रूप बदलती है, उसका जो वर्णन करता है ग्रंथ, उसको क्या कहते हैं? बारहमासा ग्रंथ कहा जाता है। तो राजस्थान का प्रथम बारहमासा ग्रंथ कौन सा है? नेमिनाथ बारहमासा। नेमिनाथ बारहमासा को लिखने वाला कौन था दोस्तों? कवि पालन। और ये राजस्थान का प्रथम बारहमासा ग्रंथ है। इसकी भाषा पूछ ली मारू गुज्जर है। और इसमें जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर जिनका नाम है भगवान नेमिनाथ, और नेमिनाथ का क्या मिलता है दोस्तों? वर्णन मिलता है। अगला एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है दोस्तों रणमल छंद। क्या नाम आता है दोस्तों? रणमल छंद। और रणमल छंद को लिखने वाला कौन था दोस्तों? श्रीधर व्यास। और बात करें इसमें कुल छंद अगर आपसे पूछ ले कितने हैं दोस्तों? 70 छंद है। कुल कितने छंद है दोस्तों? 70 छंद है। और रणमल छंद जो मारवाड़ के शासक थे, रणमल यानी कि मारवाड़ के शासक का नाम था दोस्तों राव रणमल। राव रणमल की वीरता का उल्लेख है। राव रणमल की वीरता का उल्लेख है दोस्तों। वीरता का उल्लेख दोस्तों किस ग्रंथ में है? रणमल छंद में। लिखने वाला कौन था दोस्तों? श्रीधर व्यास था। इसमें टोटल छंद कितने हैं दोस्तों? 70 छंद है। मारवाड़ के शासक रणमल की वीरता का उल्लेख देता है। बात करें श्रीधर व्यास की, एक प्रमुख रचना आती है जिसका नाम है दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती किनकी रचना आती है दोस्तों? श्रीधर व्यास की आती है। श्रीधर व्यास की आती है। इनकी एक प्रमुख रचना है, वो कौन सी है? दुर्गा सप्तशती, जिनको लिखने वाला कौन था? श्रीधर व्यास था। दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं, एक ग्रंथ और आ जाता है जिसका नाम है दोस्तों, एक ग्रंथ की बात और करते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, इसमें यानी कि जो अभी हमने ग्रंथ लिखा श्रीधर व्यास यानी कि कौन सा लिखने ग्रंथ का क्या नाम था? जिस श्रीधर व्यास ने कौन सा ग्रंथ लिखा? रणमल छंद लिखा, जिसमें मारवाड़ के शासक राव रणमल की क्या मिलता है? वीरता का उल्लेख मिलता है। इसी में आप एक जानकारी और लो दोस्तों, जो पाटन का शासक था या पाटन का जो सूबेदार था दोस्तों, पाटन के सूबेदार का क्या नाम था दोस्तों? मुजफ्फर शाह व राव रणमल के मध्य हुए युद्ध का वर्णन भी है। मध्य हुए युद्ध का वर्णन दोस्तों कौन सा ग्रंथ देता है? ये देता है हमारा रणमल छंद। रणमल छंद को दोस्तों लिखने वाला कौन था दोस्तों? श्रीधर व्यास था। अब देखिएगा, पाटन का सूबेदार जिसका नाम था मुजफ्फर शाह, और मुजफ्फर शाह राव रणमल कहां का शासक था दोस्तों? मारवाड़ का शासक था। और रणमल के मध्य हुए युद्ध का वर्णन दोस्तों कौन सा ग्रंथ देता है? जिसका नाम है राव रणमल छंद। लिखने वाला कौन था? श्रीधर व्यास। श्रीधर व्यास की एक हमने रचना देखी, दुर्गा सप्तशती, कौन सी थी दोस्तों? इनकी प्रमुख रचना आती। अब देखिएगा दोस्तों, अब बात करते हैं हम उस प्रश्न की, यानी कि उस प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि वो प्रश्न कौन सा था। मैं एक आपको प्रश्न देके जा रहा हूं, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है दोस्तों।
और कमेंट, और मैं जब आऊंगा अगली क्लास में उसकी मैं विस्तृत व्याख्या करूंगा। दोस्तों आपके लिए प्रश्न क्या है कि नौलखा बावड़ी का वास्तुकार कौन था। दोस्तों वो प्रश्न है नौलखा बावड़ी का वास्तुकार कौन था। दोस्तों नौलखा बावड़ी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किसने बनाई, कहां स्थित है दोस्तों, इसका वास्तुकार कौन था। लेकिन अब आपको जो जवाब देना है दोस्तों, नौलखा बावड़ी का वास्तुकार अर्थात डिजाइनर या शिल्पकार कौन था, इसका जो डिजाइन अर्थात इसको नक्शा, आर्किटेक्ट कौन था, इसको डिजाइन किसने तैयार किया था। यानी कि नौलखा बावड़ी जो डूंगरपुर में स्थित है, नौलखा बावड़ी का वास्तुकार कौन था। और आप इसका जवाब है दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और मैं अगली आने वाली क्लास में इसकी संपूर्ण चर्चा करूंगा, विस्तृत अध्ययन करेंगे इसके बारे में कि नौलखा बाग कहाँ है, नौलखा दरवाजा, नौलखा दुर्ग, नौलखा के बारे में राजस्थान में कौन कौन सी चीजें प्रसिद्ध है। दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। आगे आने वाली क्लास में एक नए जोश के साथ मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद, राधे राधे। तो अब बात करते हैं हम उस प्रश्न की, यानी कि उस प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि वो प्रश्न कौन सा था। मैं एक आपको प्रश्न देके जा रहा हूं, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है दोस्तों, और मैं जब आऊंगा अगली क्लास में उसकी मैं विस्तृत व्याख्या करूंगा। दोस्तों आपके लिए प्रश्न क्या है कि नौलखा बावड़ी का वास्तुकार कौन था। दोस्तों वो प्रश्न है नौलखा बावड़ी का वास्तुकार कौन था। दोस्तों नौलखा बावड़ी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किसने बनाई, कहां स्थित है दोस्तों, इसका वास्तुकार कौन था। लेकिन अब आपको जो जवाब देना है दोस्तों, नौलखा बावड़ी का वास्तुकार अर्थात डिजाइनर या शिल्पकार कौन था, इसका जो डिजाइन अर्थात इसको नक्शा, आर्किटेक्ट कौन था, इसको डिजाइन किसने तैयार किया था। यानी कि नौलखा बावड़ी जो डूंगरपुर में स्थित है, नौलखा बावड़ी का वास्तुकार कौन था। और आप इसका जवाब है दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और मैं अगली आने वाली क्लास में इसकी संपूर्ण चर्चा करूंगा, विस्तृत अध्ययन करेंगे इसके बारे में कि नौलखा बाग कहाँ है, नौलखा दरवाजा, नौलखा दुर्ग, नौलखा के बारे में राजस्थान में कौन कौन सी चीजें प्रसिद्ध है। दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। आगे आने वाली क्लास में एक नए जोश के साथ मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद, राधे राधे।